डकी भाई फाइनली गॉट रिलीज्ड, वेंट बैक होम टू ब्रेक और फिर एक अपना व्लॉग रिकॉर्ड किया। और वो व्लॉग ऐसा था जिसने तहलका मचा दिया। उन्होंने सिस्टम की गंदगी को एक्सपोज किया। उन्होंने बताया कि सिस्टम के अंदर वर्दी के पीछे छुप कर लोग क्या कुछ करते हैं। उन्होंने बताया कि उनको किस तरह से टॉर्चर किया गया, ब्लैकमेल किया गया, हरास किया गया, उनकी फैमिली को किस तरह से थ्रेटन किया गया और बहुत कुछ। देखने वाले सुनने वाले सबकी आंखों में आंसू थे जब उन्होंने उनका व्लॉग सुना और उनको हैरानी हुई कि भाई ये क्या कुछ होता रहा है डक्की भाई के साथ। लेकिन मेरे ज़हन में एक चीज़ सवाल आ रही थी कि क्या हम लोग इतने, हमारी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी कि हमें नहीं पता था कि हमारे इदारे जो है वो क्या कुछ करते हैं। हमारे इदारों की गंदगी का कैसे लोगों को नहीं पता था। इदारों के अंदर छुपी जो काली भेड़ें हैं वो क्या कुछ करती हैं, वो एक पाकिस्तान में बसने वाले शहरी को तो पता होना चाहिए ना। अब इसमें पॉइंट लोगों ने रेज किया कि भाई उसके तो 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, अगर उसके साथ ये सारा कुछ हुआ है तो फिर एक आम इंसान के साथ ये इदारे क्या करते होंगे। जो आप वर्स्ट सोच रहे हैं ये उससे भी ज़्यादा बदतर करते हैं। डकी भाई को जी थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर दें तो 17 अगस्त को लाहौर एयरपोर्ट से अरेस्ट किया गया था। ट्रैवल कर रहे थे अपनी वाइफ के साथ, उनको रोक लिया। 3 महीने जो हैं वो जेल में रहे, NCCIA की कस्टडी के अंदर रहे थे और उनको फाइनली 26 नवंबर को जी लाहौर हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट की थी। वो कहते हैं कि अपनी वीडियो के अंदर उन्होंने बताया कि मुझे रिपीटेडली टॉर्चर किया गया, रिपीटेडली। कहते हैं 23 दिनों का मेरा रिमांड लिया था और मैंने पहले 23 मिनट में इनको सब कुछ बता दिया था, लेकिन ये लोग बाज नहीं आए, ये लोग मुझे मारते रहे। इसके अंदर सबसे वर्स्ट बात पता है क्या थी? इसके अंदर ये थी कि वो हमारे NCCIA के जो एडिशनल डायरेक्टर साहब थे, सरफराज चौधरी साहब, उन्होंने इनको जब थप्पड़ मरवा के इनको टॉर्चर कर रहे थे तो उन्होंने किसी बच्चे को फ़ोन कॉल मिलाई और उस बच्चे से फ़ोन कॉल मिला के वीडियो कॉल करके डकी को सामने दिखाया और कहा कि यही है डकी भाई। और उसको कहा, उसको हाथ खड़े किए हुए थे, टांगें बेंड थी उसको, और उसको कहा और मारो इसको। और बच्चे को फिर कहते रहे इसको गालियाँ दो। मैं सोच रहा हूँ कि अल्लाह माफ़ करे, जब आप हराम खाते हो ना तो वो हराम ही निकलता है, वो आपकी औलाद में से निकलता है। और औलाद के अंदर जब हराम खून जाएगा तो वो गंदगी ही निकलेगी। एक 7 साल के बच्चे को आप, एक इन्फ्लुएंसर को या किसी दूसरे इंसान को, आपसे उम्र में बड़ा है, उसको जब गंदी गालियाँ दिलवाओगे और उसको थ्रेटन करोगे दिमागी तौर पर, तो आप उसको पागल कर दोगे ना। वो बच्चा बड़े होकर क्या बनेगा ये शायद अभी इनको अंदाज़ा नहीं है। खैर, ये सारा कुछ करने के बाद फाइनली अकॉर्डिंग टू डक्की भाई MI इंटरवीन्ड और MI ने कहा कि भाई चूंकि उनका नाम इस्तेमाल हो रहा है तो MI ने फिर इन सारों को केस बनवाया इन सब के ऊपर। हमने देखा था, वो खबरें भी चली थी कि 8 एहलकार NCCIA के उनको अरेस्ट किया गया और फिर एडिशनल डायरेक्टर साहब जो थे आपके एक्स, अब तो कहना चाहिए एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब, इनको भी हिरासत में लिया गया और वो सारा प्रोसेस जो है वो आगे चलता रहा। क्लेम क्या था कि जी अनऑथराइज ट्रांजैक्शंस की गई थी और ये एक बेटिंग ऐप्स को प्रमोट कर रहे थे। मैंने उस टाइम भी कहा था कि अगर वो इंडिविजुअल कर भी रहा है तो जो उसको सज़ा दी जा रही है वो जस्टिफाइड नहीं है। उसने आके जब ये पूरे कानून को एक्सपोज किया, पूरे इदारे को एक्सपोज किया, तो उससे पता चला कि डर्टी वर्क किस तरह से होता है। बिकॉज इनको रिश्वत चाहिए थी। ये अरूप जतोई जो उनकी वाइफ हैं, उनको भी ब्लैकमेल करते रहे कि आप हमें अपना सिर्फ पर्चा हम आप पे ना दें, गलत पर्चा, तो उसके लिए 1 करोड़ रुपया दें, लीस्ट हम आपसे 60 लाख रुपया लेंगे, 60 लाख रुपया आप हमें अगर देंगे तो हम आप पे पर्चा नहीं देंगे। इनको भी कहते रहे कि हमने आपके ऊपर 4 मुकदमे और बनाए हुए हैं। फ़िरौन बन के इनको ये कहते रहे कि भाई मैं ही जज हूँ, मैं ही जूरी हूँ। तुम अपना प्री अरेस्ट बेल ली थी अरूप जतोई ने, तो कह रहे थे कि तुम प्री अरेस्ट बेल लेके क्या समझ सकते हो। मैं यहाँ एक वाकया कोट करता हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बादशाह लोग हैं, यही जज हैं, यही जूरी हैं। जो उसने कहा ना कि 5 रुपये का सफ़ा है, तुम प्री अरेस्ट बेल लेके क्या कर लोगे। तो मैं एक वाकया कोट करता हूँ आपके साथ। हमें जब औरिया मकबूल जान साहब के केस के अंदर फंसाया गया और प्रेशराइज़ किया गया तो मेरे प्रोड्यूसर को भी उठाया गया और हमारे डिजिटल वाले को भी उठाया गया। 15-15 दिन का इनका रिमांड लेके इनको जेल में रखा गया और वो एक अलग दास्तान है। लेकिन जिस दिन पहली रात हमें पता चला ना कि इनको उठाने लगे हैं तो उसकी मुझे कॉल आई, तो मैंने उसको कहा कि हम प्री अरेस्ट बेल करवा लेते हैं और उसकी प्री अरेस्ट बेल करवाई। और अगले दिन हमने NCCIA के पास जब FIA में पेश होना था तो हम प्री अरेस्ट बेल करवा के वहाँ पे चले गए उसको लेके। मज़े की बात है ऐसा ही हुआ। उन्होंने एक सफ़ा उठाया, उन्होंने कहा अच्छा प्री अरेस्ट बेल करवा के आए हो, हम तुम्हें बताते हैं। उन्होंने पीछे की तारीख डाली, एक और केस बनाया और कहा इस केस में इसको उठा लो। मतलब वो ऐसी हैरानकुन बात थी कि मैं हैरान था कि वाओ मैन, ये कैसे, ये तो सोचा ही नहीं था। अब जब ये इसको डकी भाई वीडियो बता रहा है ना, तो ये 1000% वही बातें बता रहा है जो कि होती हैं, जो कि रियलिटी है हमारे सिस्टम की। ये हमारे सिस्टम की गंदगी कालक है। यहाँ पे चंद लोग जो पावर में बैठे होते हैं वो फ़िरौन बन जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि ऊपर खुदा भी है और रोज़े आखिर रोज़े हशर इनका भी हिसाब होना और इनकी औलादें भी हैं, उनमें से भी हराम निकल सकता है। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं। आई एम नॉट श्योर कि ये कैसे करते हैं, ये लोग क्या करते हैं।
हैविंग सेड दिस, जो एमआई ने रोल निभाया, जो डकी ने एंडोर्स किया, वो बड़ा अच्छा था, उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। एमआई की शायद अपनी साख जो थी, क्रेडिबिलिटी, वो एट स्टेक थी, बट अगर वो ना भी हो तो फिर भी जिस तरह से उन्होंने पूरा रोल निभाया तो वो अच्छा था, उसके के लिए आई थिंक दे शुड बी अप्रिशिएटेड। मज़े की बात है इसके अंदर रजब भट्ट ने भी बयान दिया, उन्होंने कहा बड़ा गलत हुआ इनके साथ, और रजब भट्ट ने भी कहा कि जी हमारे जो इदारे हैं वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और पाक फ़ौज जिंदाबाद, और जो हसास इदारे हैं उनको मैं सपोर्ट करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ। शायद रजब भट्ट को लगता है कि वो भी थोड़ी सी टीसी करेंगे तो उनकी भी बचत हो जाएगी। लेकिन भाईजान, आपने जो 100 दिन अगले बंदे को जेल के पीछे रखा, उसका हिसाब कौन देगा? जो सारा कुछ उसके साथ हुआ उसका हिसाब कौन देगा? जो उसकी माँ बहन ने टॉर्चर फेस किया, हरासमेंट फेस की, उसका हिसाब कौन देगा? तो मेरा सवाल सिर्फ यही है, जो हो जाता है उसका हिसाब भी तो देना होता है ना, कि बस छोड़ के आगे चले जाए। सैलाब आया, पूरी सोसाइटियाँ डूब गई, आपने पैसे दे दिए, आपने कहा हमने बंद बना दिए। सर जी, वो जो नुकसान हुआ, बच्चे उठा के उनको रात को कश्तियों पर भगाना पड़ा, मेंटल टॉर्चर, जो फिज़िकली लोग डैमेज हुए, जो पूरे से बुरा हाल हो गया, सदियों की पूरी उनकी पूरी सारा साल पूरी ज़िंदगी कमाइयाँ डूबी, उसका क्या? तो ये बड़े आराम से घूम के ना आगे चले जाते हैं। लेकिन यही हमारा मुल्क है, यही हमारा वतन अजीज़ है, यहाँ के यही इदारे हैं, यहाँ के यही गंदे लोग हैं। बट एट द सेम टाइम सारे इदारे जो हैं, पूरे इदारे को आप गंदा नहीं कह सकते, आप इंडिविजुअल्स को गंदा कह सकते हो। जिस तरह प्लेटफॉर्म को गंदा नहीं कहते, आप वहाँ पे काम करने वाले जो लोग हैं या उनके एक्ट से आप उसको क्रिटिसाइज़ करते हो। तो सेम इज़ द केस ओवर हेयर। एडिशनल डायरेक्टर साहब सरफराज चौधरी ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं, पूरी दुनिया में उनकी तस्वीर है। नॉट श्योर उनकी आगे की ज़िंदगी जो है वो कैसी होगी। उनकी वापसी हो जाए ना हो जाए उसके ऊपर तो मैं कमेंट ही नहीं करता, क्योंकि पता नहीं चलता आपके मुल्क के अंदर कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इसी सिस्टम का हिस्से और बेनिफिशरीज बहुत ज़्यादा होंगे। लेकिन फिर भी हैविंग सेड दैट, उम्मीद की जानी चाहिए कि हमारे मुल्क में बेहतरी होगी। लेकिन वो बेहतरी कैसे होगी? बिकॉज दूसरी तरफ जहाँ पे ये सारा ट्रेंड कर रहा था, दूसरी तरफ आपको एक जंग नज़र आ रही है जिसके अंदर शायद एक तरफ तो फैशिस्ट खड़े हैं, दूसरी तरफ पॉपुलिस्ट खड़े हैं। ठीक है, पॉपुलिज्म वर्सेस फैशिज्म। तो उस जंग का क्या करेंगे? उस जंग के अंदर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके मुल्क का कोई भी इदारा जो है वो मुस्तहकम रह सकता है या आप ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं? सर जी, डीजीए साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हमने इस पर बात नहीं की थी, तो उस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज जी दिमागी मरीज़ पहले इमरान खान साहब ने हमारे फील्ड मार्शल साहब को कहा, जवाबन प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, बड़ा स्ट्रॉन्ग रिटोरिक आया, स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आया, और उन्होंने कहा नहीं दिमागी मरीज़ तुम हो। शायद इमरान खान साहब की बात जो है थोड़ी सी पर्सनली ले गया, नॉट श्योर वाई, की ज़रूरत क्या थी पूरे इदारे को जंप इन करके एक बंदे पर टारगेट करके पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। लेकिन ऐसा हुआ। अब इसके अंदर कौन सही है कौन गलत, वो एक सेपरेट डिबेट है। इसमें विनर कौन है वो एक सेपरेट डिबेट है। हाँ, एक डिबेट है जो कि अभी मैं बता सकता हूँ कि लूज़र पाकिस्तान है, आप और मैं मार खाएंगे इसके अंदर। सर इसके अंदर जी आपके, अगर मैं इसको ओवरऑल इसको आपको ओवर आर्चिंग एक एनालिसिस दूँ इसके अंदर, तो आपने समझना ये है कि केपी जो है वो उनके पास है, जिस जमात को आप -1 कर रहे हो। वहाँ पे उनका जो नया आपने सीएम लगाया है वो बड़ा डाढ़ा और तगड़ा है अकॉर्डिंग टू देम। उसने जो स्पीच की अगले दिन केपी के अंदर, आपका जो इसके जवाब के अंदर जो मजमा था, उसने खड़े होकर नारेबाजी की कि क्या तुम ये की क्या वो उसकी करते रहते हो। ये सुहेल अफरीदी साहब ने कहा, तो उसने कहा उसका नाम है इमरान अहमद खान न्याजी, इमरान अहमद खान न्याजी। और ये रिपीट पे नारे लगे, थोड़े नहीं लगे। फिर पीटीआई ने इसको सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाया। यानी ऑल इन ऑल डायरेक्ट जो था वो आपका एक सूबा फेडरेशन के सामने खड़ा हुआ डायरेक्ट। इसके अंदर कोई ढकी छुपी कोई पर्दा रखना होता है, आपने कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी के लिए दरवाज़ा छोड़ना होता है, कोई आपने उम्मीद छोड़नी होती है कि बातचीत का दरवाज़ा रहे, कोई नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर कुछ आ जाए। लेकिन अब तो बात सर उससे बहुत आगे चलेगी। अब पोजीशन ऑफ पावर में जो होगा वो नेगोशिएट करेगा, और पोजीशन ऑफ पावर में मौजूदा सेटअप है और वो नेगोशिएट करने के लिए राज़ी नहीं है। सीएम केपी साहब कहते हैं इट इज़ नॉट आवर फॉल्ट। ये डीजी साहब ने जो पूरा ब्लेम जो है सिक्योरिटी लैप्सेस जो हैं और ये सारा कुछ हमारे ऊपर डाला है, इसमें हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। वो कहते हैं कि ये सिक्योरिटी फेलियर का हमारा सूबाई हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, या आपकी जो फेडरल पॉलिसीज़ हैं वो इस सारे सिक्योरिटी लैप्सेस की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। ठीक है, फेडरल पॉलिसीज़ को तब्दील करें, ऑपरेशंस से बाज़ आएँ, लोगों को उनके हकूक़ दें, और जो आप दहशतगर्दों को दहशतगर्द बना के उनके ऊपर ज़्यादतियाँ कर रहे हैं वो सारा कुछ बंद कर दें तो ठीक है। उन्होंने कहा नेशनल इंटरेस्ट के लिए अगर आप हमारे साथ बातचीत करना चाहते हैं तो हम कर लेंगे। नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट इमरान खान को और पीटीआई की जमात को जो ठहराया गया, दिस हैज़ नॉट हैपेंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ये रीसेंट हिस्ट्री के अंदर ना इमरान खान साहब की एक ट्वीट याद आती है, और बल्कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, इसके अंदर वो बैठ के कह रहे थे कि ये दारों के ख़िलाफ़ जिस तरह मियां नवाज शरीफ बात कर रहे हैं ना, तो ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन गई तो हाउ टाइम चेंजेस और कार्मा स्ट्राइक्स बैक। तो लेकिन
दैट्स नॉट व्हाट इज़ हैपनिंग। उस टाइम में और इस टाइम में मुझे थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आता है, बिकॉज उस टाइम के अंदर फ्रिक्शन जो थी या पोलराइजेशन जो थी वो इस एतबार से इतनी एक्स्ट्रावेगेंट नहीं थी। उसके अंदर आपकी पूरे मुल्क की फेडरेशन को ख़तरा ये नहीं था कि आपको 1971 फॉल ऑफ डिबैकल ऑफ ढाका वाली जो है लाइन पे आप चल पड़ेंगे, बिकॉज इसके अंदर एथनिक ग्राउंड्स के ऊपर भी ना डिवीज़न है। बिकॉज सुहेल आफरीदी को जो उन्होंने कहा डीजी साहब ने कि कुत्ता भौंक रहे होते हैं रास्ते के अंदर, तो उन्होंने नैरेटिव क्या बिल्ड किया कि आपने पश्तूनों को कुत्ता बोला, समझ रहे। तो जब आप ये पंजाब वर्सेस पश्तून एथनिक डिवाइड के ऊपर कोई फॉल्ट लाइन क्रिएट करते हैं ना, तो वो बड़ी फार रीचिंग होती है, उसका नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये थोड़ी सी ख़तरे वाली बात है जिसको समझ रहे हैं, वरना मामलात तो भाई ख़राब हैं। टेररिस्ट अटैक्स आपके हो रहे हैं और थोड़े नहीं हो रहे, और दहशतगर्दी राइज के ऊपर है। 600 से ज़ायद आपके टेरर अटैक्स हो चुके हैं सिर्फ पहले 8 महीने में 2025 के, ठीक है। कोई 80 के करीब पुलिस एहलकार, 150 के करीब सिविलियंस जो हैं वो शहीद हो चुके हैं जी। और कहा जी अफ़गान तालिबान का टेक ओवर हुआ, इस वजह से हुआ है, और पाकिस्तान जो है वो उनको ब्लेम करता रहा। अब अंदरून इंटरनली आपकी डिवाइड है इसके अंदर। केपी के अंदर पीटीआई लेड केपी जो है वो कहता है कि इनसे बातचीत करें, नेगोशिएट करें। इससे पिछले प्रेशर के अंदर डीजी साहब ने कैटेगोरिकली स्टेट कर दिया कि सॉरी सर, देयर इज़ नो रूम फॉर टॉक्स एनी मोर, और हम इनको आयरन फिस्ट से ही डील करेंगे। इसके ऊपर हमने बातचीत पहले की है कि शायद ऑपरेशन अलोन इज़ नॉट द सोल्यूशन, बट दैट्स हाउ इट इज़। मैं फॉल्ट लाइन्स की बात कर रहा हूँ कि किस तरह रियासत जो है वो इंटरनल डिवाइड इस हद तक एग्रीगेट कर चुकी है कि प्रॉब्लम है उसके अंदर। अब उसके अंदर हो क्या रहा है, पीटीआई को बैन करने के लिए एक नई जो सोच है उसने जन्म लिया है। 132 के करीब आपके जो पीटीआई के लीडर्स हैं उनको आपने ईसीएल के अंदर डाल दिया, और आपने कहा कि जी डीजे साहब ने कि जी आपका ये सारे जो है ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, वंस अगेन एंटी आर्मी नैरेटिव को प्रमोट करते हैं। भाईजान समझना ये है कि ताली दो हाथ से बचती है, सिर्फ उनका कसूर तो हो नहीं सकता। आपने उनको इतना लेवरेज दिया, इतना चांस दिया कि वो आगे से अब ये सारा कुछ कर रहे हैं। कुछ वही मैंने जो बात शुरू में की थी कि देयर शुड ऑलवेज बी सम रूम लेफ्ट फॉर डिप्लोमेसी। प्रेजेंटली एज इट स्टैंड्स वो नज़र नहीं आ रही हमें। हाफ साहब ने जब अपना सीडीएस का ओहदा संभाला है और समरी मंजूर कर ली थी, वो तो आपको पता है नोटिफिकेशन के बाद, तो उन्होंने पहली चीज़ जो आके कही है, उन्होंने कहा अफ़गानिस्तान को फितनतुल खवारिज या पाकिस्तान में से एक को चुनना होगा। सर ये पहली बात की उन्होंने। तो यानी आपको समझना है कि केपी के अंदर पीटीआई की हुकूमत, पश्तून मुखालिफ बयानात, फिर दूसरी तरफ भी ये सारे बयानात, तो सिचुएशन जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बन रही है। लाइक आई स्टेटेड, इस फैशिज्म वर्सेस पॉपुलिज्म की जंग के अंदर दोनों ही सही नहीं है, बाय द वे, जस्ट बाय द वे। हार जो है वो पाकिस्तान की हो जाएगी, एंड दैट्स वेरी थ्रेटनिंग बिकॉज नोबडी इज़ विलिंग टू टेक अ स्टैंड बैक, एंड एज लॉन्ग एज दैट कंटिन्यूज टू हैपन, तो पाकिस्तान की ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी के जो ख्वाब देखे जाते हैं, जो बातें बताई जाती हैं, दैट्स नॉट गोइंग टू बी प्रैक्टिकली पॉसिबल।